जय हिंद। मेरे प्यारे भारत के उज्जवल भविष्यों। देखिए, आज पूरे वर्ल्ड में रसिया और यूक्रेन को लेकर के वर्ल्ड वार का पैनिक बटन दबा हुआ है। कभी भी यूक्रेन और रसिया के बीच में उत्पन्न हुई एक चिंगारी पूरी दुनिया को देखते ही देखते वर्ल्ड वार में लाकर खड़ा कर देगी। और अमेरिका भी इसे लेकर के, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, ये सारे पश्चिमी कंट्री जो हैं वो इन रसिया का एग्रेशन के प्रति खड़े हैं, क्योंकि नाटो समूह यूक्रेन की मदद के लिए हमेशा खड़ा है और इसके नाटो का पार्ट बनाना चाह रहा है। और रसिया इसके अगेंस्ट है, वो बार बार ये कह रहा है कि यूक्रेन को आप नाटो का सदस्य ना बनाएं। इसीलिए आजकल देखेंगे जो रसिया की फोर्स हैं यूक्रेन के चारों तरफ एकदम घिर चुकी हैं। और ये माना जा रहा है जो यूक्रेन की राजधानी है क्यू, उस पर पहला अटैक करेगी। और ये पहले साइबर अटैक करेंगे, उसके बाद मिसाइल से अटैक करेंगे। और अमेरिका तो दूर है, वो देख करके सदमे में। अभी देखेंगे ब्रिटेन भी इसके आसपास अपनी फोर्स बढ़ा रहा है। वो जान रहा है कि कभी भी रसिया अटैक कर सकता है। और कोशिश भी करी गई है फ्रांस की। फ्रांस ने भी रसिया के साथ बातचीत करी, जो बाइडेन ने कई बार बात की, लेकिन बात नहीं बनी। रसिया अपना एग्रेशन रूप नहीं छोड़ रहा। हालांकि कुछ टाइम के लिए बोला है कि मैंने कुछ अपने सोल्जर को वहां से हटा रहा है, लेकिन ये दिखाने के लिए है। हो सकता है वो ये दिखा करके धोखे से वार कर दे। इसके लिए अमेरिका ने क्लियरली बोल दिया अगर रसिया कोई भी हरकत करता है तो उसका करारा जवाब मिलेगा। और देखिए, यहाँ भारत को लेकर के, इंडिया को लेकर के, अब इंडिया रसिया के भी साथ अच्छा रिलेशन एंजॉय करता है और अमेरिका के साथ भी अच्छा रिलेशन एंजॉय करता है। अभी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रसिया से भारत आया, तो बहुत सारा हम डिफेंस सेना के लिए, अपने डिफेंस के लिए बहुत सारे हथियार रसिया से खरीदते हैं, अमेरिका से भी खरीदते हैं। अब अमेरिका ने क्लियरली बोल दिया है इंडिया अपना स्टैंड क्लियर करे कि यूक्रेन यूक्रेन के, अगर यूक्रेन पर रसिया अटैक करता है तो भारत किसका पक्ष चलेगा, क्योंकि क्वाड का सदस्य है और क्वाड का जो रूल है उसे इंडिया को मानना पड़ेगा। जानते हैं क्वाड में अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। तो उनका जो रूल है उसे भारत को मानना ही पड़ेगा। अगर क्वाड का एक गंभीर और अस्थायी रोल प्ले करता है भारत, तो रसिया के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और रसिया, जानते हैं, जब हम बांग्लादेश को एक कंट्री माना तो रसिया ने सबसे पहले हमें सपोर्ट किया था। अमेरिका वहाँ हमारे अगेंस्ट था। तो हालांकि वो USSR की बात थी, सोवियत संघ की बात थी। अब तो ये उससे बहुत रसिया आगे निकल चुका है। जानते हैं रसिया चाइना का पक्ष ज्यादा ले रहा है, चाइना पर पूरी तरह निर्भर हो गया। तो देखना, भारत स्टैंड बहुत फूक फूक के कदम रखेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप में बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। तो आइए आज हम ये तो जो होगा, जो अपडेट होगा, आप बताते रहेंगे रसिया और यूक्रेन के बीच क्या होता है। क्योंकि ये दोनों देशों की अगर वार होता है तो पूरा वर्ल्ड वार का रूप ले लेगा, क्योंकि इसमें नाटो, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका तो कूदना ही कूदना है। अब भारत को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। तो आइए देखते हैं भारत के बारे में। ये है भारत, हमारा प्यारा सा भारत। इसके बाद भारत का आधिकारिक नाम भारत गणराज्य है। भारत गणराज्य, जब अपना एक संविधान भारत बना लिया तब से भारत गणराज्य हो गया। गणराज्य का मतलब ये लोगों की सरकार है। किसी राजा की ये नहीं है किसी राजतंत्र चलता है, यहाँ प्रजातंत्र चलता है। गणराज्य का मतलब यही है। इसको इंग्लिश में भारत गणराज्य को रिपब्लिक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। देखेंगे ये क्या है, एशिया, दक्षिण एशिया का, भारतीय उपमहाद्वीप का, दक्षिण एशिया में भारतीय उपमहाद्वीप का भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब जनसंख्या दृष्टि देखें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत ही है। देखिए, भारत एशिया में स्थित है, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। पहला तो रसिया आ जाता है और भारत का नंबर 7वां है। जबकि जनसंख्या के दृष्टि से चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। हालांकि हम 2060 आते आते चाइना को पीछे करके पहले स्थान पहुंच जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में देखेंगे तो भारत की पॉपुलेशन 138 करोड़ के आसपास है और चाइना 142 करोड़ के आसपास है। तो उसके लिमिट को हम जल्दी ही क्रॉस कर लेंगे। जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से चाइना दूसरे स्थान पर बड़ा देश है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल, भूटान, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार स्थित है।
हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव है, दक्षिण में श्रीलंका और उत्तर पूर्व में इंडोनेशिया से भारत की समुद्री सीमा लगती है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। अरब सागर जानते हैं, दो सागर है, एक बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है। जो 75% जो मानसून होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही भारत में वर्षा होती है। तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत होता है एक प्रहरी की तरह। ये हमारा पश्चिमी विक्षोभ से भारत को ठंडी हवा आने से रोक लेता है और एक मतलब बहुत सारे ठंड से हमें बचा लेता है, जो भूमध्य सागर से होकर चलती है। और हिमालय पर्वत इसमें देखिए क्या होता है, मतलब ये ट्रांसवर्सल लाइन की तरह इसको हमेशा दूसरी की तरफ, चाइना की तरफ यानी तिब्बत की तरफ ठेल देता है। और देखिए भारत के उत्तर पूर्व में चाइना है, नेपाल है और क्या है, भूटान है। और भारत के पश्चिम में वो पाकिस्तान का देश आता है। वो हमसे ही अलग हुआ है, लेकिन अब क्या न्यूक्लियर कंट्री बन गया भारत में। न्यूक्लियर दोनों पड़ोसी ऐसे हैं कि न्यूक्लियर कंट्री मतलब न्यूक्लियर बम से लैस है। तो और पूरब में देखेंगे तो बांग्लादेश है, म्यांमार है। अब देखिए चाइना, नेपाल, भूटान का केवल लैंड बॉर्डर लगता है यानी जमीनी सीमा लगती है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार की जमीनी सीमा भी लगती है और समुद्री सीमा भी लगती है। और दो ऐसे हमारे पड़ोसी देश हैं, मालदीव, श्रीलंका और इंडोनेशिया। इनका हमारा केवल जलीय सीमा लगती है, मतलब इसका कोई स्थलीय सीमा नहीं लगती, केवल जलीय सीमा लगती है। तो देखिए उत्तर में हिमालय हो गया और उत्तर पूर्व में चाइना और नेपाल, भूटान हो गए और पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार हो गया, पश्चिम में पाकिस्तान हो गया। और देखिए दक्षिण पश्चिम में मालदीव है और दक्षिण में श्रीलंका है और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया है, मतलब इनके साथ समुद्री सीमा लगती है। और बंगाल की खाड़ी जानते हैं कि वो दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। तो ये हमारे मतलब एक चौहद्दी हो गई हमारे देश की। अब आइए भारत का देखिए, भारत एक गणराज्य है। इसको हिंदी में जो हमारा संविधान उसमें भारत नहीं, भारत गणराज्य लिखा गया, यानी लोगों की सरकार, यहाँ जनता की चुनी हुई सरकार है। इसे इंग्लिश में रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय वाक्य क्या है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। सत्यमेव जयते, इसका अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है, यानी सत्य की कभी विजय नहीं होगी, सत्य की विजय होगी। इसे बढ़ावा कौन दिया था, इसे राजा राम मोहन राय ने 1918 में इसे मतलब इसे एक नारा दिया था, राष्ट्रीय नारा के नाम से दिया था, सत्यमेव जयते। ये संस्कृत से है, ये देवनागरी लिपि में लिखा गया, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और इसे लाने का, नारा देने का काम पंडित मतलब मदन मोहन मालवीय ने किया था। और सत्यमेव जयते यानी सत्य की जीत हो, हमारे अशोक स्तंभ के नीचे हमेशा लिखा होता है, कभी नोट पर देखेंगे, सिक्के में देखेंगे तो सत्यमेव जयते लिखा गया है। इसे राजा राम मोहन राय ने 1988 में एक नारा का रूप दिया था। ये राष्ट्रीय वाक्य है भारत का। राष्ट्रीय गान देखिए, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे मतलब राष्ट्रीय गान गाया था भारत के लिए। वो दो देश के लिए राष्ट्रीय गान गाते हैं। बांग्लादेश जो हमारे भारत का ही पार्ट था, लेकिन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, फिर मिला, फिर विभाजन हो गया। इंदिरा गांधी ने उसे एक कंट्री मान लिया और रसिया ने सपोर्ट किया। अमेरिका उस समय अगेंस्ट था, पाकिस्तान की मदद कर रहा था। लेकिन जो भी हो, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दो देशों का राष्ट्रीय गान लिखा, भारत और बांग्लादेश का। जन गण मन देख सकते हैं, संस्कृति में था। और राष्ट्रीय गान गाने का समय जो होता है 52 सेकेंड होता है। और सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान गाया गया 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। राष्ट्रीय गान में कुल टोटल 5 पद हैं। अब सर्वप्रथम इसे कब अपनाया गया, इसे अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया राष्ट्रीय गान को। और ये 2 लैंग्वेज में है। सबसे पहले जो इन्होंने गाया था तो बंगला में है, बंगला में है, फिर हिंदी में। मतलब 2 भाषाओं में से गाया जाता है, लेकिन भारत में हिंदी में है और बांग्लादेश में बंगला में गाया जाता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया और ये संस्कृत में है। इसे मतलब
बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गाया गया। 1882 में सर्वप्रथम इसे गाया गया था। उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है और इसे गाने का समय 65 मिनट होता, 65 सेकेंड होता है, यानी 1 मिनट 5 सेकेंड में पूरा राष्ट्रीय गीत गाया जाता है, वंदे मातरम। और इसका मतलब क्या होता है वंदे मातरम का? इसका मतलब ये होता है, माँ मैं आपको नमन करता हूँ, यानी माँ मैं आपको नमन करता हूँ। वंदे मातरम का अर्थ होता है, कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में यही पूछ देगा वंदे मातरम का अर्थ क्या है, तो आपको टिक करना होगा, माँ मैं आपको नमन करता हूँ। अब देखिए एक रिपोर्ट हुआ था, बीबीसी वर्ल्ड जो था, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ने एक रिपोर्ट कराया था 2003 में। तो पूरी दुनिया के 7000 गीतों को, पॉपुलर गीतों को शामिल किया गया, पॉपुलर गीतों को शामिल किया गया। उसमें 155 देश शामिल थे। उसी में हमारा वंदे मातरम टॉप 10 में दूसरे स्थान पर था। टॉप 10 में दूसरे स्थान पर था वंदे मातरम। तो वंदे मातरम की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है कि इसमें क्या क्या स्लोगन यूज किए गए हैं। और देखिए अब आते हैं अपना राष्ट्रीय गीत तो समूह आ गया, राष्ट्रीय गान हो गया। भारत द्वारा नियंत्रित क्षेत्र को हरे रंग से, देखिए इसमें दिखाया गया, हरे रंग से दिखाया गया नियंत्रित क्षेत्र। अभी जो भारत के मैप में ऊपर वाला जो देख रहे हैं ना पगड़ी जो मैप में है, ये देखिए पीओके है, पाकिस्तान धोखे से ले लिया है, उसके कब्जे में है। लेकिन हम जब अपना सेंचुरी मतलब जब 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तब तक सभी लोग आशा कर रहे हैं कि ये जो पीओके का पार्ट है भारत में मिला लिया जाएगा। और पीओके के लोग भी चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान का ही पार्ट बन के रहें। और जो अक्साई चीन ने 62 में युद्ध हुआ था, तो चाइना ने हमारे कुछ लैंड एरिया को कब्जा कर लिया था, वो अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, अभी चाइना के कब्जे में है। तो भारत का सपना है कि आने वाले समय में भारत अपने अपने मतलब अपनी भूमि का 1 इंच भी पड़ोसियों को नहीं देगा और अपने मुख्य भूमि में मिलाएगा। और देखिए गलवान में जो हुआ था पूरी दुनिया ने देखी थी। चाइना ये समझ रहा था कि भारत हम दबाएंगे तो दब जाएगा, लेकिन उसका ये वहम भी भारत ने दूर कर दिया जब गलवान में मुंह तोड़ जवाब दिया। और चाइना तो अपने सैनिकों की संख्या बताने से भी कतरा रहा है, क्योंकि भारत ने, देखिए भारत अपने सैनिकों के मान सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ता है, जो भी होता है सच्चाई दुनिया के सामने आती है। लेकिन चाइना में एक ही है ग्लोबल टाइम्स, और वो भी चाइनीज पॉलिटिकल पार्टी है शी जिनपिंग की, उसका मुंह पत्र माना जाता है, जो सरकार कहती है वही बोलता है। तो जो भी हुआ छिपाने की कोशिश की, भारत का अग्रेसन चाइना देख चुका है। और पूरे एशिया में अगर चाइना को टक्कर देने वाला कोई देश है तो भारत है। अमेरिका इस बात को जानता है, इसीलिए देखेंगे पाकिस्तान का पक्ष लेने वाला वो अमेरिका आज पूरी तरह से भारत के साथ आकर खड़ा हुआ है। इसके साथ उसका इंटरेस्ट ज्यादा है, उसका फायदा ज्यादा है, जानता है अगर चाइना को काउंटर करना है तो भारत जैसे देश की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए भारत के साथ एकदम कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। अभी ट्रम्प का कहेंगे तो बहुत बड़ा काम कि क्वाड को ले आकर, क्वाड को बनाकर, जिसमें क्वाड क्वाड भारत की आवश्यकता उतनी नहीं है जितना अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका जानता है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये तीनों कहीं कहीं समुद्री सीमा, स्थलीय सीमा लगती है। इसमें भारत अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर कंट्री देश है। और चाइना को टक्कर किस तरह दे रहा है ये पूरा अमेरिका बहुत अच्छी तरह जान चुका है। और देखिए ये जो भारत का मैप देख रहे हैं, ये चिकन नेक बोला जाता है। 2 कलाम विवाद जो हुआ था, भूटान और भारत के साथ एक एग्रीमेंट है, अगर कोई भी देश भूटान पर अटैक करता है या कुछ करता है तो भारत पूरी तरह उसकी मदद करेगा। और हुआ भी ऐसे था, जब चाइना ने एग्रेशन दिखाया 2 कलाम पर, भूटान की कोई लैंड एरिया को कब्जा कर वहां सड़क बना रहा था, तो ये रिस्पेक्ट ही नहीं किया था कि चाइना, भारत इस तरह भूटान की मदद में आ जाएगा। हाँ, चाइना के भ्रम था कि हम बहुत बड़े देश है, इकोनॉमिक बड़ी है, हमारी सेनाएं बड़ी है। भारत ने भी उसका ये सपना तोड़ दिया जब फौज भेजकर उसे सड़क को तोड़ फोड़ करके वो कब्जा करवा दिया भूटान से। तो भूटान देखिए कभी भी कोई रिलेशन, भूटान में एग्रीमेंट है, अगर भूटान का कोई भी चाइना को अगर कुछ कहना है या दुनिया को कुछ करना, दुनिया से कट होके रहता है भूटान। जो भी कहना है तो विदेश मंत्रालय भारत में आता है, भारत का विदेश मंत्रालय ही भूटान के विदेश मंत्रालय को संभालता है। कभी भी देखेंगे ये अपना दूतावास नहीं खोले, भूटान वाले दुनिया में कहीं भी अपना दूतावास नहीं खोले। दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश माना जाता है भूटान, क्योंकि वो दुनिया से रिलेशन कट करके रखता है। वो कहता है भारत, हमारा विदेश मंत्रालय भारत ही देखेगा।
तो भारत ही पूरी तरह भूटान का विदेश मंत्रालय देखता है। दुनिया में कुछ भूटान के लिए कहना होता है तो भारत ही कहता है, यानी कह सकते हैं भारत ही एक जरिया है पूरे वर्ल्ड में मैसेज पहुंचाने का। और इसीलिए भारत पूरी लगन से भूटान का मदद करता है। चाइना के हर एक एग्रेशन के साथ भारत भूटान के साथ खड़ा है। तो आइए अब आगे चलते हैं। देखिए ये राजधानी क्या है, राजधानी दिल्ली है। अब ये देखिए हम आपको जब अक्षांश और देशांतर पढ़ाएंगे तो इसमें ये क्लियर होगा ये राजधानी दिल्ली एक्चुअल में कहाँ है। सबसे बड़ा नगर क्या है, भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। भाषाएं क्या है, हिंदी। भारत में तो बहुत सारी वैसे भाषाएं हैं, लेकिन ज्यादा पॉपुलर भाषाएं हिंदी है और अंग्रेजी है। और मान्यता प्राप्त भाषाएं देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जब बना था तो उसमें 22 भाषाएं थी, लेकिन अब इस समय भी बहुत सारी भाषाएं इंक्लूड की गई हैं, जो आप देख सकते हैं। इस पर एक सेपरेट वीडियो आएगा जो मतलब कौन कौन सी भाषाएं थे, कौन कौन को अभी जोड़ा गया। देखिए राष्ट्रीय भाषा, भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, यानी हर एक राज्य स्वतंत्र है। देखिए इसीलिए स्टेट बोर्ड आता है, क्योंकि स्टेट को लोग लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं। अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पाते तो आप जान नहीं पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे। तो राष्ट्रीय भाषा इसीलिए नहीं, अलग अलग राज्य स्वतंत्र है अपना भाषा बनाने के लिए। अभी देखिए मराठा में जो महाराष्ट्र बोर्ड चलता है उसमें मराठी कंपलसरी है, मराठी भी पढ़ाया जाता है, हिंदी भी पढ़ाया जाता है और इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है। तो ये बोर्ड पर डिपेंड करता है कि इसीलिए स्टेट बोर्ड की आवश्यकता होगी। जहाँ बच्चे हिंदी नहीं जानते, इंग्लिश नहीं जानते, वो लोकल लैंग्वेज अपनी स्टेट का उसमें भी पढ़ाई कर सकते हैं, इसीलिए स्टेट बोर्ड आया। देखिए यहाँ धर्म, धर्म देखिए अभी एक रिपोर्ट आई थी उसमें हिंदुओं की पॉपुलेशन 80 थी ना, 70 मतलब 80% थी, अब 80 से घट के 79.8% रह गई। यानी हिंदुओं की जनसंख्या में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन में हांस हो रहा है, लेकिन मुस्लिमों की जनसंख्या में फॉल आ रहा है, यानी तेजी से बढ़ रहा है। 14.2% है मुस्लिमों की आबादी, तो मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और हिंदुओं की आबादी घट रही है। तो अब देखेंगे बहुत सारे हिंदू पॉलिटिकल नेता जो हैं वो कहते हैं कि मतलब हिंदू अपनी जनसंख्या बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करें। तो ये कंट्रोवर्सी अब देखने को मिला है, कई विवाद है इस पे, तो देख सकते हैं। ईसाइयों की जनसंख्या 2.3 है, सिख की जनसंख्या 1.7% है, और बौद्ध की जनसंख्या क्या है 0.7% है, और जैन की 0.4% है, और अन्य की 0.9% है। यानी सबसे ज्यादा जैन की जनसंख्या, मतलब सबसे कम जैन की जनसंख्या, सबसे ज्यादा हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र भी था ये। अब कोई हालांकि किसी धर्म के नाम पर राष्ट्र को नहीं देखा जाना चाहिए, ये हमारे संविधान में लिखा है, लेकिन हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा है, तो इसीलिए हिंदुओं की भावनाओं को कदर करना मतलब भारत सरकार का दायित्व भी बनता है। हालांकि ये नहीं जो माइनॉरिटी में है, जो जनसंख्या कम है, उनके प्रति हमारे देश में कोई जाति होती है, ऐसा नहीं है। सबको सम्मान है, अलग अलग धर्मों के लोगों को स्वतंत्र है अलग अलग धर्म मनाने के लिए। लेकिन भारत कभी भी एक राष्ट्र भाषा नहीं होगी, भारत का कोई एक राष्ट्रीय धर्म नहीं है। अलग अलग धर्म को लोग अपने सभी लोग, क्योंकि हम देखिए भारत की जब आजादी अंग्रेजों से लड़े थे तो एक भाईचारे की भावना से लड़े थे। हिंदू मुस्लिम सिख को ईसाई आपस में सब भाई भाई के नारे के स्लोगन के साथ हमने लड़ा। और इस लड़ाई में उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम थे, ईसाई भी थे, सिख भी थे, बौद्ध भी थे, जैन भी थे, और ऐसे आदिवासी आदिवासी समूह भी थे जिनका कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था, राष्ट्रीय धर्म, अपने राष्ट्र के लिए लड़ना उनका सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि बिरसा मुंडा देख सकते हैं, जनजातीय समूह से आने वाले तीर धनुष, जंगलों में रहकर तीर धनुषों से ही अंग्रेजों का सामना किया और वहां पर अंग्रेजी प्रशासन की नींव को हिलाकर रख दिए। तो ऐसा नहीं, आदिवासी लोगों ने बगैर धर्म के ही भारत का सपोर्ट किया और अंग्रेजों को भगाने में अपना अहम रोल निभाया। निवासी देख सकते हैं भारतीय हैं। सरकार संघीय, क्या है, संघीय संसदीय संवैधानिक गणराज्य है, यानी भारत एक गणराज्य। गणराज्य का मतलब कि हम चुने हुए सरकार हैं, जनता की सरकार है, न कि प्रजातंत्र सरकार है। राष्ट्रपति क्या, रामनाथ कोविंद है। उपराष्ट्रपति देखे वेंकैया नायडू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। और लोकसभा क्या होता है, इस सेपरेट वीडियो में राष्ट्रपति प्रधान पे एक एक सेपरेट वीडियो बनेगा, कैसे कैसे आएगा। लोकसभा के ओम बिरला है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम लीडर है, यानी जो मेन वहाँ के वकील हैं, उनका नाम है
NV रमन्ना। कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको टिक कर देना है NV रमन्ना। विधानमंडल, भारतीय संसद विधानमंडल के बारे में। उच्च सदन, राज्यसभा, यानी राज्यसभा उच्च सदन होता है, ये कभी भंग नहीं हो सकता। इसके 2/3 सदस्य हमेशा क्या होते हैं, निष्कासित होते रहते हैं। तो ये अस्थायी सदन होता है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। लेकिन ये निम्न सदन लोकसभा के सदस्य होते हैं, चुन के आते हैं जनता से डायरेक्टली, और ये अस्थायी सदन माना जाता है। लोकसभा भंग भी हो सकता है, अगर आप लोकसभा में अगर आप बहुमत नहीं साबित कर सकते तो वहीं आपका लोकसभा भंग कर दिया जाएगा। तो ये निम्न सदन होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। स्वतंत्रता हमें किससे मिली, यूनाइटेड किंगडम, यानी जानते हो ब्रिटेन से हमारा क्या है, हमारा मतलब स्वतंत्रता मिली। तो अधिराज्य कब मिला, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हो गया। गणराज्य कब बना, 26 जनवरी 1950 को। हालांकि देखेंगे 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना, लेकिन संविधान बनाने की जो चुनौती थी, भारतीयों ने तो पहले ही इसे एक्सेप्ट कर लिया था, और 2 वर्ष 11 में 18 दिन में भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया था। यानी देखेंगे 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया, लेकिन 26 जनवरी को वेट किया गया। इसका कारण यही था, क्योंकि देखेंगे ये 26 जनवरी के हम पहले ही कई सालों से स्वतंत्र दिवस मनाते आ रहे थे, लेकिन हालांकि उसका सपोर्ट ज़्यादा नहीं था, डॉक्यूमेंट में नहीं था, लेकिन हम मना रहे थे, इसीलिए 26 जनवरी का वेट किया गया, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरे देश पर लागू कर दिया गया। क्षेत्रफल के मामले में देखेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम दुनिया में 7वें नंबर पाते हैं। लेकिन वही जब बात जनसंख्या की आ जाती है, तो चाइना के बाद हम सेकेंड स्थान पाते हैं, और देखते ही देखते हम देखते हैं कुछ ही सालों में चाइना को बीट करके हम अभी वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितना है, 138 करोड़ के आसपास है, और चाइना के 142 करोड़ के आसपास है। तो आने वाले समय में हम चाइना से भी आगे निकल जाएंगे। जनसंख्या देखिए, ये 2016 का डाटा बता रहा है, रॉन्ग है, 127 नहीं 138 हो चुकी है जनसंख्या, और अभी हम द्वितीय स्थान पर बने हैं, चाइना प्रथम स्थान पर है। हालांकि भारत की जनसंख्या द्वितीय स्थान पर है, लेकिन युवाओं के मामले में नहीं, दुनिया में देखिए, दुनिया के किसी भी राष्ट्र के धरोहर यहाँ के युवा होते हैं, और युवाओं का अगर मतलब अच्छे से मैनेज किया जाए, तो देश को मतलब विकास की शिखर को पार करने में कोई दो राय नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए किसी भी देश के युवा उस देश के भविष्य होते हैं, और उस देश के युवा को अगर रोजगार टाइम से मिल जाए, तो अपना हुनर देश राष्ट्र के काम आएगा, क्योंकि वह बेरोजगार नहीं रहेगा, अपना हुनर जो उसके अंदर जो टैलेंट है अपने राष्ट्र के काम में लाएगा, वो राष्ट्र तेजी से आगे बन जाएगा। क्योंकि देखिए कोरोना वायरस की तरह इंडिया में भी युवाओं का पीक चढ़ा हुआ है, अगर ये पीक को भारत सरकार मैनेज नहीं कर पाती, तो ये समझिए हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से पीछे हट जाएंगे, क्योंकि युवाओं को मैनेज नहीं कर पाएंगे, रोजगार नहीं दे पाएंगे, तो आने वाले समय में जो इनका काम आना चाहिए, जो इनका टैलेंट राष्ट्र के काम आना चाहिए, जो इनका टैलेंट देश के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने का काम करता, उसे आप रोजगार में अपने राष्ट्र के काम में नहीं ले पा रहे हैं। इसीलिए देख रहे हैं बहुत सारे युवा देश छोड़ के बाहर चले जाते हैं, अक्सर पश्चिमी कंट्री देश में चले जाते हैं, नासा ज्वाइन कर लेते हैं, फ्रांस चले जाते हैं, ब्रिटेन चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि भारत सरकार मैनेज ही नहीं कर पाती। तो अभी हालांकि कुछ बहुत सारा चेंजेज आए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, इसे दूर करना चाहिए। हालांकि राजा के दरबार में कोई ना कोई अराजक तत्व जरूर होता है, लेकिन ये नहीं कि वो राजा ही बेकार है, उसे मैनेज करना ही उसका धर्म है। सकल घरेलू उत्पाद पीपी मॉडल पे तो देखेंगे प्रकलन समिति जो बनी थी, हमारा 12, देखिए क्या 12 पॉइंट इतना डॉलर के महासंघ ट्रिलियन है, लेकिन इसमें हम तीसरे स्थान पर आ रहे हैं। पीपी मॉडल पर हम तीसरे स्थान, पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पे हैं। लेकिन व्यक्तिगत आय की बात करें तो 9,027 रुपए के आसपास आ रहे हैं, और पूरी दुनिया में 128वीं रैंक है हमारी। लेकिन सकल घरेलू उत्पाद के मामले में हम 3 ट्रिलियन की आंकड़े को पार कर गए हैं, और भारत का सपना है कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमिक्स बने, यानी अर्थव्यवस्था बने। तो देखते हैं इस मामले में भारत का 5वां स्थान है, इस मामले में भारत का 5वां स्थान है, और हम आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में भारत जब पूरे वर्ल्ड का मतलब 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमिक बनेगा,
तो लगभग में रैंक में सुधार होगा और तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय इस मामले में सकल घरेलू उत्पाद, देखिए सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है, भारत के राजनीतिक सीमा, भारत के मतलब भौगोलिक सीमा के अंदर, नहीं, भारत की राजनीतिक सीमा के अंदर जो भी उत्पादन होगा वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। कैसे, मान लीजिए कोई चाइनीज कंपनी या अमेरिकन कंपनी है, भारत में आके एक कंपनी खोली है, तो कंपनी से जितना भी फायदा होगा हम अपने सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ेंगे। भले ही वो कंपनी भारत से कमा करके अपने देश में पैसा लेकर चला जाए, वो अलग बात है, लेकिन भारत कितना जनरेट कर रही है उसको पूरा हम क्या करेंगे, इसमें टोटल कर लेंगे। तो ये सकल घरेलू उत्पाद हमारे देश के अंदर कितना उत्पाद होगा, क्योंकि ये माना जाता है अगर देश में आपको उत्पाद होगा तो वहाँ पर बहुत सारा रोजगार क्रिएट होगा, और रोजगार क्रिएट होगा तो वहाँ पर रोजगार मिलेगा तो देश की तरक्की होती है। इसीलिए इंटरनेट जो भी बाहर मतलब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत में या किसी देश में आती हैं तो देखती हैं वहाँ सकल घरेलू उत्पाद ज्यादा है कि नहीं, इससे इनको ये मालूम हो जाता है उस देश में प्रोडक्शन जाना है, मतलब उत्पादकता ज्यादा है, तो वहाँ पर कुशल कारगर मिल जाएंगे। तो इसीलिए कंपनियां जैसे एलन मस्क की कंपनी भारत में आना चाह रही है, लेकिन वो अलग बात है कि भारत सरकार उस पर अभी मतलब कोई अप्रूवल नहीं दिया है। लेकिन क्यों, मतलब भारत में उत्पादकता ज्यादा है, मेक इन इंडिया के तहत अब देखेंगे भारत धीरे धीरे दुनिया पर एक छाप छोड़ रहा है। वो जो समझते थे भारत सफेद मतलब सांपों और बिच्छुओं का देश है, लेकिन नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री सुप्रीम लीडर ये भूल चुके हैं, भारत का आज युवा माउस हिलाता तो पूरी दुनिया हिलती है, ये बात सच है। और भारत को जो बिच्छुओं और सपेरों का देश समझते थे, आज वो समझने की कोशिश नहीं करेंगे। इसीलिए ये चाह रहे हैं, जो भारत ने क्या करते थे, भारत आज सबसे आंखें में आंखें डालकर बात करता है जो मतलब अब भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाह रहे हैं। बहुत सारे पश्चिमी देश हैं, अमेरिका इसमें लगा हुआ है, इसीलिए क्वाड जैसे ग्रुप को जनरेट किया है। तो प्रति व्यक्ति आय देखिए 2338 हो चुका है, इस मामले हम 139वें स्थान पर हैं। और गिनी एक रिपोर्ट है, इसमें ये दिखाता मतलब भारत के प्रति कितना बेरोजगार, इसको डिटेल से कभी देख लेंगे। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत ये डाटा है 2019 का, हालांकि ये चीजें बदल गई होंगी, उस समय क्या था 139वां स्थान, 131वें स्थान पर थे। और मुद्रा भारतीय रुपया चलता है। समय मंडल यानी देखेंगे ग्रीनविच का जो मानक समय रेखा वहां से 5.5 घंटा आगे है, यानी हम 5:30 यहाँ 5:30 बज रहा होगा तो वहां पर क्या बज रहा होगा ग्रीनविच में, वहाँ 12 बज का रात हो रहा होगा, यानी 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच से हमारा मानक समय रेखा। और मानक समय रेखा कहाँ से गुजरता है, तो इलाहाबाद के नैनी से होके, यानी इलाहाबाद के नैनी से होके गुजरता है, इस बात को आप जानते हैं। 82.5 अंश देशांतर है, और 82.5 अंश देशांतर जो रेखा है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, यानी लंदन के ग्रीनविच में अगर 12 बज रहा है तो यहाँ पर 5:30 यानी 5:30 बज रहा है, 5:30 बजे यानी सुबह हो रहा है, वहाँ 12 बजे रात हो रही है, 5.5 घंटे का अंतर है। ग्रीष्मकालीन मतलब ग्रीष्मकालीन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, टाइमिंग वही रहता है। दिनांक प्रारूप देखिए डेट, मंथ और ईयर, ये फॉर्मेट है इंडिया का, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट देखेंगे तो इसी फॉर्मेट में तिथियां मिलेगी। यातायात चालन दिशा, यानी सभी भी हम क्या करते हैं अपने लेफ्ट से ही को चलते, भारत में रूल है कभी भी अपने लेफ्ट से ही होके आप चलेंगे, राइट में होके जाएंगे तो ठुक जाएंगे, हमेशा लेफ्ट में ही होकर चलना है, भारत का एक रूल है, संविधान में मेंशन है। दूरभाषा कूट यानी मतलब 51 है, जानते हैं 91, 51 प्लस 91 है, 91 है, 91 इसका कूट भाषा है, यानी दूर भाषा कूट है, इसका कोड है +91। इंटरनेशनल TLD.in है, मतलब वेबसाइट है, ऐसे मतलब लगाया जाता है .in। आधुनिक मानव, देखिए आधुनिक मानव होमोसैपियंस, मतलब होमोसैपियंस कहाँ थे, आधुनिक मानव होमोसैपियंस से उत्पन्न हुए थे। होमोसैपियंस क्या थे, बंदर थे, धीरे धीरे इनमें क्या है, इनमें एक्टिविटी ज्यादा थी, क्रिएटिविटी ज्यादा थी, सोचने समझने की क्षमता ज्यादा थी, इसीलिए होमोसैपियंस आज का आधुनिक मानव कहलाता है। क्योंकि बंदर ही थे, ऐसा कोई मतलब जंगल में आग लगी कैसे हुआ, उसके बाद से धीरे धीरे अपने आगे वाले पैर को उठा के चलने लगे, काम में लेने लगे, धीरे धीरे उनसे विकसित हुआ, मानव बना। इस पे ज्योग्राफी का पार्ट है, कभी इसको डिटेल से चर्चा करेंगे सेपरेट वीडियो में। अब फिर क्या देखिए
आधुनिक मानव होमोसेपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में 55,000 साल पहले आए थे सब। लेकिन 1,000 वर्ष पहले ये सिंधु नदी जो पाकिस्तान में बहती है, बहुत अच्छी नदी है। पाकिस्तान नहीं हुआ करता था तो सिंधु भारत के ही पार थी, और सिंधु घाटी इसी नदी के सामने, इसी नदी के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता बसी। अब एक बात देखिए, कभी भी सभ्यताएं बसी हैं तो वो हमेशा नदी के आसपास ही बसे हैं, क्योंकि नदी के आसपास उनको अच्छी भूमि मिल जाएगी, पीने के लिए पानी मिल जाएगा। तो बहुत सारी सुविधाएं, पहले नल नहीं हुआ करता था, नदियों के पानी को लोग यूज किया करते थे। और जहाँ पानी होगा वहाँ जंगली जीव भी होंगे, तो जंगली जीवों को खाकर ही जीते थे। आदि मानव कोई मतलब आज की तरह मतलब डेवलप नहीं थे, तो सिंधु नदी के पश्चिम हिस्से की तरफ बसे हुए थे, जहां से उन्हें धीरे धीरे पलायन किया और सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में विकसित हुए। 1200 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई थी, और तब तक यहाँ पर हिंदू धर्म का उद्भव हो चुका था और ऋग्वेद की रचना भी हो चुकी थी। यानी उस समय जैसे मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता बसी, उसके बाद मध्य एशिया से आर्य आए तो धीरे धीरे, उससे पहले हम ऋग्वेद को लिख चुके थे। और हिंदू धर्म कई कई देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे ऐसे शिवलिंग जैसे आकृति मिली है, नृत्य करती मतलब नृत्यकी मिली है, नृत्य की मूर्तियां मिली है। तो इससे आभास होता है हिंदू धर्म बहुत पहले से था। और सिंधु घाटी सभ्यता तो बहुत ही नगरीय थी, दुनिया की जो भी सभ्यताएं मिली थी उसमें सबसे लेटेस्ट और सबसे विकसित सभ्यता मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ऋग्वेद की रचना हो चुकी थी उस समय। तो 400 ईसा पूर्व तक आते आते हिंदू धर्म में जातिवाद देखने को मिला। देखिए जैसे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हांस होने लगी और आर्य भारत में एंट्री कर लिए थे, तो वहां पर ये माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता लुप्त कैसे हुई। कोई बहुत बड़ा सुनामी आया होगा, भूकंप आया होगा, या आर्यों ने और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में एक लड़ाई हुई, वहां से हो गई। इतिहासकारों में अभी भी यहाँ पर मतभेद है जी, कैसे वो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई और आर्य अग्रेसन में आ जाते हैं। जैसे हमारा कर्म के आधार पर प्रधानता थी, पहले हम कर्म के आधार पर थे, यानी एक ही घर में पंडित थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, जैसे कर्म करते थे वही उनका जात हो जाता था। एक ही घर में अलग अलग एक ही माँ बाप के लड़के होते थे, लेकिन उनका धर्म मतलब उनका क्या जातिवाद अलग अलग था, यानी कर्म के आधार पर जातिवाद था। वो एक बेटा अगर पढ़ाई कर रहा है, बहुत बढ़िया से नॉलेज रखता था, वो पंडित कहलाता था। अगर वो लड़ाई में एक्सपर्ट है तो क्षत्रिय कहलाता था। लेकिन पंडितों ने आया तो अपने मत मुताबिक इसको गढ़ गढ़ लिया और ये कह दिया कि नहीं, कर्म के आधार पर नहीं जी, ये मतलब जन्म के आधार पर होगा। तो उन्होंने क्या किया, अगर पंडित के घर में लड़का जन्म लिया तो पंडित जी ही कहलाएगा, भले ही शराब दारू मछली खाए, हैं, कथा कहने भी ना आए तभी पंडित कहलाए। ये धर्म बना दिया उन्होंने, और ये धर्म ही बनाकर सबसे बड़ी हिंदू धर्म में कमियों को ला दिया। जब देखिए जहां जहां कमी होगी वहां वहां उस काउंटर करने के लिए कोई ना कोई तो आएगा। जब वैदिक काल में ये चीजें हो रही थी, हमारे धर्म में बुराइयों को डाला जा रहा था, यानी देखिए अगर जहां समाज में वायरस आएगा वहां एंटीवायरस को आना निश्चित है। तो उसी समय दो धर्म उत्पन्न होते हैं, एक एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। इन दोनों धर्मों ने जो वैदिक काल में बुराइयां थी, जो जातिवाद, जो जन्म के नाम पर जाति को बांटा गया, उसके अगेंस्ट थे और उन्होंने खूब जोरदार विरोध किया। वहां देखते देखते जैन और बौद्ध धर्म फलने फूलने लगे। बहुत सारे प्रताड़ित समाज के लोग बौद्ध धर्म ज्वाइन कर रहे, जैन धर्म ज्वाइन करने लगे। और तब भी उन्होंने देखा कि ये तो बहुत दिक्कत होने लगी, सारे समुदाय के लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म ज्वाइन करने लगे। तो इसीलिए इन्होंने तरह तरह की कहानियां बनाई, तरह तरह के जंगल के देवता लाए, तरह तरह की मतलब अब उनको भी अपने में अटैच बना दिए। अब बना ये आगे बताने लगे कि जो बौद्ध धर्म है जी, ये भी विष्णु के अवतार हैं, इनके अवतार हैं, उनको भी अपने धर्म के एरिया में ले लिया। तो किसी को बचने नहीं दिया, इन्होंने सबको अपने धर्म में इंक्लूड करता गया। देखा शिव जी ज्यादा हो रहे हैं, मतलब हाईलाइट हो रहे हैं, समाज वहां जा रहे हैं, उनको भी भगवान का अवतार मानने लगे, ये भगवान का ही अवतार है, ये अवतार है। हाँ, सबको इंक्लूड कर लिया आपस में।
और उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उस समय पक्की ईंटों के मकान में रहा करते थे। और आर्य मध्य एशिया से जब भारत आए तो झोपड़ी में रहने लगे जी, घर तो था नहीं। तो मतलब षड्यंत्र करके क्या, मतलब षड्यंत्र करके ही अपना पैर इंडिया में पसारे थे इन लोगों ने। तो देखिए ये प्रथा 400 ईसा पूर्व तक आते थे हिंदू धर्म में जातिवाद देखने को मिल जाता था। इसी समय बौद्ध और जैन धर्म उत्पन्न हो रहे थे। प्रारंभिक राजनीतिक एकीकरण ने गंगा बेनिस में स्थित मौर्य और गुप्त साम्राज्य को जन्म दिया। उनका समाज विस्तृत सृजनशीलता से भरा हुआ था। गुप्त काल में बहुत सारे भवन निर्माण हुए। मौर्य साम्राज्य जानते घनानंद के साम्राज्य को उजाड़ कर साम्राज्य की स्थापना किया था। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में ईसाई धर्म, इस्लामिक, यहूदी और पारसी धर्म ने भारत के दक्षिणी और पश्चिमी तटों पर जड़ें जमा ली थी। क्योंकि जानते जो यहूदी आए थे, जो यूरोपीय कंट्री से लोग आए थे, वो कोस्टल लाइन के आसपास आए थे, दक्षिणी भारत में आए तो अपना ये धर्म धीरे धीरे वहीं पर जमाए और पूरी इंडिया में अपना छाप छोड़ दिए। जैसे क्रिश्चियन है, अभी देखिए क्रिश्चियन स्कूल भी मिलते हैं, क्रिश्चियन है तो ये क्रिश्चियनों का छाप है जो यहाँ पर छोड़ के चले गए। हाँ, जब अंग्रेजों ने आए तो अपने साथ धर्म भी लाए और अपना धर्म थोपना चाहा, लेकिन भारतीयों ने उस धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया और आज भी वो मतलब मतलब माइनॉरिटी में पूरी तरह नहीं है। क्योंकि देखिए हिंदू धर्म की माइनॉरिटी अभी ज्यादा मिलेगी। कोई हमें बदलना चाहा तो खुद बदल गया, लेकिन भारत नहीं बदला। तो मुस्लिम सेनाओं ने भारत के उत्तरी मैदान पर लगातार अत्याचार किए। जानते हैं उसी समय दिल्ली सल्तनत बना। जब भारत में देखिए, भारत में मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, दुनिया में मुस्लिम जहां भी आक्रमण किए थे वहां देखिए अल्पसंख्यक बन के गए थे लेकिन बहुसंख्यक हो गए। दुनिया का इकलौता भारत ही एक ऐसा देश है जहां मुस्लिमों ने तो आक्रमण किया था और यहाँ पर बस भी गए, लेकिन ये अल्पसंख्यक में आए थे और अभी भी अल्पसंख्यक में बने हुए हैं। तो भारत इनको काउंटर बहुत अच्छे तरीके से किया। उत्तरी मैदान में लगातार अत्याचार किया इन्होंने। अतः दिल्ली सल्तनत का भी इन्होंने निर्माण भी कर लिया। उत्तर भारत को मध्यकालीन इस्लाम साम्राज्य से मिलाया गया। और 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारत में एक लंबे समय तक चलने वाली समग्र हिंदू संस्कृत बनाई। पंजाब में सिख धर्म की स्थापना भी हुई। सिख धर्म की स्थापना हुई, धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का विस्तार हुआ जिसने भारत को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया, अपनी संप्रभुता को भी मजबूत किया। यानी ब्रिटेन ने यहाँ पर आकर के कॉलोनी बना ली, भारतीयों को शोषण किया और यहाँ से बहुत सारे धन लूट लूट के लेकर गए। धीरे धीरे ये एक प्रभावशाली राष्ट्रवाद आंदोलन का रूप शुरू हो गया जिसे अहिंसा विरोध के लिए जाना गया और ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का प्रमुख कारक बना। 1947 में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को दो स्वतंत्र प्रभुत्व को विभाजित किया गया, भारतीय अधिकार तथा पाकिस्तान अधिराज्य, जिन्हें धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान हम एक ही थे, लेकिन अंग्रेजों ने बांटने का एक षड्यंत्र बना लिया और ये देखने को मिला जब भारतीय और पाकिस्तान अलग हुए तो महात्मा गांधी के कुछ विचारों से, कुछ लाइनों से अभी भी मुस्लिम भारत में ही हैं। अगर महात्मा गांधी इसका विरोध नहीं करते तो शायद सारे मुस्लिम पाकिस्तान में होते हैं, सारे हिंदू यहाँ पर आ जाते, वो ठीक भी था। लेकिन ये मध्य में डाल करके बहुत सारी कमियां आज भी देखने को मिलती है। और जवाहरलाल नेहरू की जम्मू कश्मीर में छोड़ी गई चिंगारी आज भी हमारे देश के वीर सैनिकों की शहादत का कारण बनती है। और अंग्रेजों ने भी इसका एक बिसात बिछाई थी कि भारत और पाकिस्तान हमेशा टेंशन के बीच जीते रहेंगे। और हमेशा देखिए वो तो चले गए हमें बांट के, लेकिन आज भी हम एलओसी पर चिंगारियां देखते हैं, अपने वीर जवानों को खोना पड़ता है। संपूर्णता के विभाजन किया, भारतीय अधिराज्य बना पाकिस्तान, जिन्हें धर्म के आधार पर विभाजित किया गया था। 1950 से भारत एक संघीय गणराज्य है। भारत की जनसंख्या 1951 में 36.1 करोड़ से बढ़कर 2011 में 1.21 करोड़ हो गई थी।
प्रति व्यक्ति आय $64 से बढ़कर 1,498 हो गई। इसका साक्षरता दर भी 16 से, उस समय जब हम आज़ाद हुए 1951 में देखेंगे तो भारत की साक्षरता दर 16.6% से बढ़कर आज कितना है 47% हो गई। क्योंकि अंग्रेज मतलब थोप रहे थे ना, विदेशी विदेशी भाषा को थोप कर हमें एजुकेशन दे रहे थे। लेकिन भारत जब स्वतंत्र हुआ तो अपना एक देश, अपना एक राष्ट्र, अपना संविधान सब कुछ लागू किया, किसी के दबाव में नहीं। भारत एक तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी की सेवाओं का केंद्र बन गया। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय और अद्वितीय प्रगति की। भारतीय फिल्में, संगीत और आध्यात्मिक शिक्षाएं वैश्विक संस्कृति में विशेष भूमिका निभाती हैं। भारत ने गरीबी दर को काफी हद तक कम कर दिखाया और दुनिया को मतलब भौचक्का कर दिया कि भारत ऐसे भी काम कर सकता है। भारत देश परमाणु बम रखने वाला देश है। कश्मीर, भारत पाकिस्तान और भारत चीन सीमा पर भारत का पाकिस्तान और चीन से विवाद चल रहा है। लैंगिक समानता, बाल कुपोषण, गरीबी, भ्रष्टाचार, प्रदूषण इत्यादि के सामने भारत की प्रमुख चुनौतियां हैं। 21.4% क्षेत्र पर वन है, मतलब हमारे लगभग में कह सकते हैं 21% क्षेत्र में हमारे क्या है, वन आच्छादित क्षेत्र है। भारत के वन्य जीव जिन्हें परंपरागत रूप से भारत की संस्कृति में सर्वसूरता के साथ देखा गया, इन जंगलों और अन्य जगहों पर संरक्षित आवासों में निवास करते हैं। तो ये भारत की सारी डिटेल्स थी।